नमस्कार, हेलो एवरीवन, अगेन मोस्ट वेलकम ज्योग्राफी क्लास। आज हम लोग एस्ट्रोनॉमी को शुरू कर रहे हैं। एस्ट्रोनॉमी जिसे आप हिंदी में खगोलकी कहते हैं, एक बहुत बड़ा विषय है और इसी विषय के अंदर सारे विषय समाहित हैं। क्योंकि हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और स्पेशली जो अर्थ के पर्सपेक्टिव में पढ़ा जाता है तो इसलिए वो अलग कर दिया गया। लेकिन एस्ट्रोनॉमी अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है, यानी ब्रह्मांड के अंदर ही सब कुछ समाहित है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। खगोलकी, ख का अर्थ होता है अंतरिक्ष। जिस तरह से भूगोल है उसी तरह से खगोल है। यदि आप जमीन पर खड़े हों और ऊपर की तरफ देखें, सामने चारों तरफ देखें, तो ऐसे आपको एक कर्व दिखाई पड़ेगा, जैसे कि मानो हाफ सर्किल हो, सेमी सर्किल हो, अर्धवृत्त हो, और इसको कहते हैं हम लोग हॉरिजन। हॉरिजन या इसी को कहते हैं हम क्षितिज। क्षिति माने पृथ्वी, पृथ्वी जहां जन्म ले रही हो, यानी आकाश और धरती जहां मिलते हुए दिखाई पड़ते हो। ठीक है, ये आपका कैसे दिखता है? गोलाकार दिखता है, इसीलिए बोलते हैं खगोल। खगोल और भूगोल। और खगोल क्या है? एक प्रकार का शास्त्र है, खगोल शास्त्र, इसी को कहते हैं खगोलकी, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रो यानी स्पेस रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी स्पेस रिलेटेड साइंस, एस्ट्रोनॉमी यानी खगोलकी। इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसके पहले एक हम ब्रीफ हिस्ट्री देखते हैं स्पेस ओडिसी कि किस तरह से हम लोग क्रमिक रूप से आगे बढ़े हैं नॉलेज में। पुराने जमाने में लोगों को कुछ नहीं पता था, यहां तक कि अगर कोई दिल्ली में है और मुंबई जा रहा है तो विदेश कहता था कि हम विदेश जा रहे हैं। एशिया, अफ्रीका, यूरोप जितने कॉन्टिनेंट हैं, ये तो फिर अलग ही कॉन्सेप्ट था। जो 7 महाद्वीपों की परिकल्पना है, इसके अपोजिट बाकी सब पाताल कहा जाता था। तो लोगों को बहुत जानकारी नहीं थी। जो माइथोलॉजिकल बुक्स हैं उनको अगर आप देखें, होमर की किताब इलियड ओडिसी पढ़ो, कहते हैं कि आकाश जो है खंभों पर टेका है और धरती चारों ओर सागर सरिता से घिरी हुई है। या हमारे यहाँ पे कहते हैं कि जब शेषनाग फन हिलाते हैं तो भूकंप आता है। तो इट मीन्स इतना ही था कि लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं थी। अरस्तु ने काफी कुछ कहा। उसके बाद जो पहला रिमार्केबल पॉइंट आता है क्लॉडियस टॉलेमी को लेकर के। इनका संबंध रोम से भी था और मिस्र से भी था। क्लॉडियस टॉलेमी, ठीक है, इनको हम कहते हैं टॉलेमी, पी साइलेंट रहता है, टॉलेमी। 100 से लेकर 170 ईस्वी, यानी 70 साल इनकी उम्र थी। 3 किताबें इनकी चर्चित हैं। अल्मगेस्ट, जिसे कहा जाता है मैथमेटिकल सिंटैक्सिस या ट्रीटाइज। ट्रीटाइज माने होता है लेखों का संग्रह, निबंधों का संग्रह। ठीक है, तो गणितीय आप देखो कि अलजेब्रा में भी इनका नाम आता है। इनकी एक किताब है जियोग्राफी, यानी कि भूगोल, जिसमें कि मैप्स के बारे में बताया गया है। हाउ मैप्स आर फॉर्म्ड, कैसे मैप बनाए जाते हैं, स्पेशली ग्रीको रोमन वर्ल्ड के बारे में, यानी यूनान और रोम से जुड़े हुए जो क्षेत्र थे उसके मैप के बारे में। तीसरी चर्चित किताब है एपोटोलेस्मैटिका ऑन द इफेक्ट्स। ये ज्योतिष संबंधी है, ज्योतिष संबंधी, इसको कुंडली शास्त्र भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, यानी ज्योतिष संबंधी भी बोले जाते हैं। इनकी और भी किताबें हैं, 3 मुख्य रूप से हैं। तो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया 140 ईस्वी में, 140 एडी, जिसका नाम था जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। जियो यानी पृथ्वी, सेंट्रिक यानी केंद्रित। इसे बोलते हैं
भू केंद्रित विचारधारा। इट मीन्स अर्थ इज एट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स एंड ऑल सेलेस्टियल बॉडीज इंक्लूडिंग सन एंड स्टार्स रिवॉल्व अराउंड द सन, रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। यानी कि अर्थ इज एट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, जो पृथ्वी है ब्रह्मांड के केंद्र में है, जो कुछ है हम ही हैं। एक जमाने में सुमेरु पर्वत को हम लोग सेंटर मानते थे, कैलाश पर्वत को भी लोग मानते थे। तो टॉलमी ने 140 एडी में 140 ईस्वी में कहा कि पृथ्वी ही मुख्य है, केंद्र है, बाकी चीजें इसी की परिक्रमा करती हैं। सूर्य के बारे में तो आपको पता ही है, हम लोग कहते हैं सूर्य उदित होता है, अस्त होता है, आज भी लोग बोलते हैं, यानी धरती का चक्कर लगाता है। तो भू केंद्रित विचारधारा ये पहली विचारधारा थी, थोड़ा सा ज्योग्राफिकल और साइंटिफिक बात कही गई, ठीक है, एक विचार था। उसके बाद एक लंबे दौर के बाद निकोलस कॉपरनिकस का नाम आता है। कुछ लोग कहते हैं पोलैंड में पादरी थे, इनका संबंध जो है खास करके मिस्र और रोम दोनों से है। क्लाडियस टॉलमी का, निकोलस कॉपरनिकस, इन्हें आप कहते हैं कॉपरनिकस, ढेर सारी पुस्तकें लिखा इन्होंने, ढेर सारी पुस्तकें लिखा। और 1473 से 1543 ईस्वी इनकी जीवनी है। तो 1543 में 1543 में ये एक्सपायर कर गए। इन्होंने एक सिद्धांत दिया, हेलियोसेंट्रिज्म, इसी को आप कहते हैं सूर्य केंद्रित विचारधारा। सूर्य केंद्रित, हेलियो माने होता है सूर्य, यानी सन इज एट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स एंड ऑल सेलेस्टियल बॉडीज रिवॉल्व अराउंड द सन। पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। थोड़ा सा साइंटिफिक हुए। वैसे भी वर्तमान में आप जानते हैं सूर्य एक तारा है, पृथ्वी एक ग्रह है। ग्रह अपने पैतृक तारे की परिक्रमा करता है, यानी कि दिस थ्योरी इज बेटर देन दिस थ्योरी, बट इट इज नॉट परफेक्ट। इसी को कहते हैं हेलियोसेंट्रिज्म या हेलियोसेंट्रिक कंसेप्ट। तो ढेर सारी किताबें लिखी, लेकिन ये जो किताब थी इसको बोलते थे लिटिल कमेंट्री, लिटिल कमेंट्री। वैसे इसको, ये हॉलैंड के थे, हॉलैंड। तो इनकी एक डायरी मिली, जब एक्सपायर किए 1543 में, इनकी एक डायरी मिली, और उस डायरी में जो विचार था वो विचार ये था। अब उस समय दैट वाज द टाइम ऑफ डोमिनेंस ऑफ चर्च, चर्च का प्रभुत्व था, यानी कि यूरोप में जो बाइबल के खिलाफ बोलता था वो पनिश किया जाता था, उसको दंड मिलता था, दंडित होता था। इनका विचार बाइबल के खिलाफ था, क्योंकि धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है, और रात में ये बैठ जाते थे, आसमान की ओर देखा करते थे। ये गणितज्ञ भी थे, खगोल शास्त्री तो थे ही, वैज्ञानिक भी थे, दार्शनिक भी थे। तो फिलहाल इनके जो नजर में ये बात पकड़ में आई, रात रात में देखते थे। अगर आप देखो तो ध्रुव तारा जैसे स्थिर है, बाकी जो सप्तर्षि तारे हैं, ग्रेट बियर, वो चक्कर लगाते रहते हैं। जब रोज देखते 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 उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। अब चूंकि मर चुके थे तो इनका कोई क्या बिगाड़ सकता था, ठीक है। निकोलस कॉपरनिकस को ही आधुनिक खगोल शास्त्र का पिता कहा जाता है। वैसे बहुत पहले एक किताब आई थी कॉस्मोस, जिसको स्ट्रेबो ने लिखा था। अब देखो ये है फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी, कॉपरनिकस, यानी आधुनिक खगोल शास्त्र का पिता कहा जाता है, यानी कि पृथ्वी से सूर्य की तरफ आए। इसके बाद अगला नाम आता है गैलीलियो गैलीली। और भी लोग हैं, न्यूटन आते हैं, और भी लोग आते हैं, लेकिन
गैलीलियो की बात करते हैं, क्योंकि हम एक हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, किस तरह से हमारा नॉलेज धरती से बढ़ करके ब्रह्मांड की तरफ हुआ। गैलीलियो गैलीली ये इटली के थे। पीसा शहर आप जानते हैं, जहां पीसा की मीनार है, वहीं पर इनका घर था। और इनका एक बहुत बड़ा योगदान है, न्यूटन का एक नियम है, उसी के समानांतर इन्होंने भी अपना नियम दिया था, जो संवेग वाला नियम है। 1565 से 1642 ईस्वी इनकी जीवनी, कुछ लोग 1564 भी बताते हैं। ठीक है, 1609 में 15 फरवरी 1609 42 में एक्सपायर किए हैं। तो ये क्या किए, इन्होंने एक दूरदर्शी बनाया। हम गैलीलियो की बात कर रहे हैं, गैलीलियो इन्होंने बनाया टेलीस्कोप। एक मिनट, टेलीस्कोप, इसे आप कहते हैं दूरबीन या दूरदर्शी। और कैसे खुद बनाया, सेल्फ मेड। तो बाय ही सेल्फ मेड टेलीस्कोप ही सॉ इन स्पेस, आकाश में देखा इन्होंने। और 1609 में 15 फरवरी 1609 को इन्होंने एक कमाल की घटना देखी। घटना क्या देखी, इन्होंने बृहस्पति यानी जुपिटर के 4 सैटेलाइट देखे, 4 सैटेलाइट्स। कौन कौन से, चलो हम नाम बताते हैं। सबसे बड़ा जो है गैनीमीड, कैलिस्टो, तीसरा यूरोपा, और चौथा आयो। अब गैनीमीड इज लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम, और सबसे छोटा क्या है, डीमोस है, जो मंगल का है। फिलहाल इन्होंने गैनीमीड को देखा, यूरोपा को, आयो को, कैलिस्टो को, और ढेर सारी चीजें और भी देखी अंतरिक्ष में। लेकिन ये जो ऑब्जर्वेशन था बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था। 1609 में इन्होंने अनाउंस किया, क्या अनाउंस किया, कि कॉपरनिकस वाज ट्रू। निकोलस कॉपरनिकस ने सही कहा था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है। लेकिन थोड़ा सा करेक्शन था। एक्चुअली वी कांट से दैट सन इज एट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, बट इट इज क्लियर दैट अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन। हम ये नहीं कह सकते कि ब्रह्मांड के केंद्र में है पृथ्वी, केंद्र में और भी कुछ हो सकता है, या ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। लेकिन ये पक्का है कि सन इज ए स्टार and all planets revolve around the sun, as well as satellites revolve around the planet as well as around the sun। कि जो कि प्लैनेट हैं, ग्रह हैं, निकलते हैं किससे, तारे से, और अपने पैतृक तारे की परिक्रमा करते हैं। और सैटेलाइट जो उपग्रह हैं, ग्रह से निकलते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं, और परिक्रमा करते करते सूर्य के चारों ओर भी वो रिवॉल्व कर जाते हैं। तो गैलीलियो ने जब कहा, उस समय वो जीवित थे। कॉपरनिकस की जब बात खुलती है तो वो मर चुके थे, तो कॉपरनिकस का तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन गैलीलियो ने जब कहा ये चीज, तो दिस कंसेप्ट वाज अगेंस्ट द बाइबल, वो धार्मिक विचारों के खिलाफ था, तो उनको जेल में डाल दिया गया। 1609 में जेल में डाल दिया गया। ठीक है, जाहिर सी बात है, देखो इधर 65, इधर जो है 1609, यानी कि 10, आप इसको जोड़ो 40, 10, 45 में लगभग ये है 44-45 साल के थे। ठीक है, तो आगे चल करके इनकी जो है इन पर कार्रवाई होती है और इनको जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है, लेकिन आज तो आप जानते ही थे, उन्होंने सही कहा था। 2009 में 15 फरवरी 2009 वेटिकन के जो पोप हैं, वेटिकन सिटी में ईसाइयों का प्रमुख केंद्र है। वेटिकन सिटी के जो पोप थे,
उन्होंने माफी मांगी कि नहीं, चर्च से गलती हुई थी, चर्च ने पनिश किया, दंडित किया गैलीलियो को, लेकिन वो गलत था। एक्चुअली गैलीलियो वाज ट्रू। ठीक है। और 15 फरवरी 2009 को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ईयर, अंतरराष्ट्रीय खगोलिकी वर्ष मनाया गया। अंतरराष्ट्रीय खगोलिकी वर्ष गैलीलियो की याद में। तो क्रमिक प्रगति हुई, हमारी नॉलेज खुद से बाहर की तरफ गई। आगे देखो, अगला नाम था विलियम हर्शेल का। विलियम हर्शेल जर्मनी में पैदा हुए, लेकिन मूलतः ब्रिटेन के थे। 1738 से 1822। इनका तो कहना ही क्या, ढेर सारा योगदान है, बहुत सारी किताबें लिखा इन्होंने। जो सबसे फेमस किताब उनकी, सॉरी किताब के बारे में आगे बताएंगे। जो सबसे फेमस किताब इनकी है तो ये किताब है कैटलॉग्स ऑफ नेबुला। एक किताब इसकी आती है 1802 में, जिसमें लगभग 2500 पिंडों के बारे में बताते हैं। फिर 1820 में लगभग 5000 पिंडों के बारे में बताते हैं, दोगुना। कैटलॉग ऑफ नेबुला, नेबुला यानी निहारिका, निहारिका की सारणी, टेबुला टेबल, एक लिस्ट उन्होंने दिया। तो उन्होंने क्या कहा, सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ गैलेक्सी। अब तक हमारा ध्यान किस पर था, पृथ्वी पर था, तारे पर था, सूर्य पर था, दो पर था। अब कहते हैं कि आवर सोलर सिस्टम, यानी कि सन एंड इट्स फैमिली, सूर्य, ग्रह, उपग्रह आदि, दे आर पार्ट ऑफ गैलेक्सी। ये एक बड़ी चीज है, सेलेस्टियल बॉडी उसके पार्ट है, यानी कि वी आर द पार्ट ऑफ गैलेक्सी। और इस गैलेक्सी को क्या कहा जाता है, मंदाकिनी। आप आकाश गंगा भी कहते हैं, ठीक है, मंदाकिनी। 1805 में इन्होंने ये बात कही। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि सोलर सिस्टम से बड़ी भी एक बॉडी है। हम लोग किस पर गए, गैलेक्सी पर गए। जो गैलेक्सी, इसको आप आकाश गंगा कहो, मंदाकिनी तो और बड़ी, आकाश गंगा कहो आप, कॉमन नेम। ठीक है। अब आकाश गंगा नेबुला का ही अगला चरण होता है। शुरुआत में हाइड्रोजन, फिर हीलियम, वो क्रमिक रूप से जब ब्रह्मांड का विस्तार होता है, आगे चल करके जो हाइड्रोजन के बादल बनते हैं, वो क्रमिक विकास होता है ना, नेबुला बनती है, निहारिका, फिर आकाशगंगा। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। देखो यहाँ पे हमने टॉपिक्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इनके कई योगदान में एक तो ये है कि कैटलॉग ऑफ नेबुला किताब लिखा इन्होंने, 2 प्रकाशन किया, 1802 में, 1820 में। फिर यूरेनस की खोज की 1781 में, जिसे आप जो है अरुण कहते हैं, है ना। इसके अलावा कहते हैं कि इन्होंने इंफ्रारेड की खोज की थी, अवरक्त विकिरण, इंफ्रारेड की खोज की। ठीक है। अगला नाम आता है एडविन पी हब्बल, एडविन पावेल हब्बल। एडविन पावेल हब्बल 1889 से 1953, यानी इनका 53, 10, 63 और 1, 64 साल इनकी एज थी। इन्होंने एक सिद्धांत दिया, एक वाक्य है, यूनिवर्स गोज बियॉन्ड, इसको फिर से लिख देते हैं, बियॉन्ड दी मिल्की वे। ये यूनिवर्स गोज बियॉन्ड द मिल्की वे गैलेक्सी, 1924 में इन्होंने एक सिद्धांत दिया। इनसे जुड़े हुआ हब्बल टेलीस्कोप, हब्बल कांस्टेंट और तमाम चीजें और भी हैं। फिलहाल इनका मतलब था कि यूनिवर्स गोज बियॉन्ड द मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे जिसे आप आकाश गंगा कहते हैं, अपनी गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे। मिल्क माने होता है दूध, दूध या पथ, आसमान में उत्तर से दक्षिण, जैसे लगता कोई दूध का रास्ता हो। 3 धार शिव जी के मस्तक से निकली थी, एक आकाश गंगा, एक पाताल गंगा, एक धरातल की गंगा। ये मिथक आपने सुना ही होगा। ठीक है, तो इनका मूल विचार क्या हुआ, इनका मूल विचार हुआ कि गैलेक्सीज और रिसीडिंग फ्रॉम ईच अदर, इसको हम लिख देते हैं,
galaxies are 1 minute. Receding from each other, यानी आकाश गंगाएं रिसीड कर रही हैं, दूर जा रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अब आकाश गंगाओं से मिल करके अगर ऐसे से होता है स्पाइरल, आकाश गंगाओं से ही यूनिवर्स बना है। अगर ये दूर जा रही हैं, ऐसे गुब्बारा लो आप, गुब्बारा, इसमें तमाम पॉइंट आप डाल दो, फिर इसमें हवा भर दो, फिर गुब्बारा फूलेगा। तो पॉइंट जो नजदीक नजदीक थे दूर दूर हो जाएंगे। दूर होने का मतलब क्या है? गुब्बारे का विस्तार हो रहा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? गैलेक्सीज आर रिसीडिंग फ्रॉम ईच अदर, इट मींस यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, यानी ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ये इन्होंने कहा। किसने? एडविन हबल ने। तो ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, हम लोग चले हैं पृथ्वी से, आ गए हैं गैलेक्सी, फिर ब्रह्मांड तक आ गए, यूनिवर्स तक आ गए, यात्रा हमारी हो गई। अब हब्बल ने जो विचार दिए, इनके विचार के लिए एक आधार था। आधार क्या था? आधार था डॉपलर इफेक्ट एंड डॉपलर शिफ्ट। डॉपलर शिफ्ट, डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर प्रभाव इसे बोलते हैं। 1842 में सिद्धांत दिया गया था। क्रिश्चियन डॉपलर विद्वान है, 1803 से 1853, यानी 50 साल इनकी एज थी। 1842 में इन्होंने एक सिद्धांत दिया, डॉपलर इफेक्ट। बेसिकली इट वाज बेस्ड ऑन वेव्स, कि तरंगों पर बेस्ड था। इनका सिद्धांत क्या था? मान लो इधर एक सोर्स है, एक लाउड स्पीकर है, यहां से आवाज करता है, एक व्यक्ति यहां पर है, इसको कुछ आवाज सुनाई पड़ रही है। अब नजदीक जाएगा तो आवाज बढ़ जाएगी। अगर आवाज वहां A1 है, यहां आवाज हो गई A2, फिर A3, यानी दूरी बढ़ने के साथ, दूरी घटने के साथ आवाज में एक अपरेंट डिफरेंस आता है, आभासी परिवर्तन आता है। वही क्या है? वो ये है डॉपलर प्रभाव। जैसे ट्रेन साउंड सोर्स है, वहां से ध्वनि तरंग चल रही है, हम ट्रेन से दूर जाएंगे तो क्या होगा? आवाज की जो श्रिलनेस है वो घटती हुई प्रतीत हो जाएगी, तीखापन घटेगा, और नजदीक आएंगे तीखापन बढ़ेगा। लेकिन हमारा कान सेम पावर वाला है और उस एनर्जी सोर्स भी सेम डेसिबल की फ्रीक्वेंसी निकाल रहा है, लेकिन दूरी के बढ़ने घटने के आधार पर फील अलग अलग होता है। तो ये जो ये आभासी परिवर्तन है फ्रीक्वेंसी में, ये क्या है? दिस इज डॉपलर इफेक्ट। तो जैसे कि दो तारे हैं, आप ये समझो कि यदि स्पेक्ट्रम बनाए, स्पेक्ट्रम वायलेट से लेकर रेड तक विथ जोर, स्पेक्ट्रम की रेखाएं अगर वायलेट आ रही हैं, बैंगनी और लाल, अगर इधर जा रही हैं तो दिखना बंद हो जाएगा, धुंधला, इट मींस वो दूर जा रहा है। लाल का मतलब सॉरी, ये नजदीक, ये जो है निकट जा रहा है, ये दूर जा रहा है। यानी बैंगनी तब दिखता है, बैंगनी की वेवलेंथ कम होती है तरंग दैर्घ्य के। अगर बैंगनी दिख रहा है यानी वो चीज नजदीक है। यदि बैंगनी दिखना बंद हो गया, रेड का वेवलेंथ ज्यादा होती है, केवल रेड दिख रहा है, रेड चटक होता चला जा रहा है, इसका मतलब वो रेड की तरफ जा रहा है। तो इससे रेड शिफ्ट कॉन्सेप्ट से पता लगता है कि गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जा रही है, क्योंकि जो एनर्जी सोर्स है वो है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन हैपनिंग इन स्टार, जिसमें कि बाय इंटरमिंगलिंग 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई a greater nucleus of helium is formed, a lot of energy released.
हाइड्रोजन के 4 नाभिकों के मिलने से हीलियम का बड़ा नाभिक बनता है, ऊर्जा पैदा होती है, नाभिकीय संक्रियन। तो जहां जहां पर ऊर्जा है अंतरिक्ष में, वहां पर नाभिकीय संक्रियन है तारों में, तो वो एक एनर्जी का सोर्स हो गया। 2 तारा अगर दूर दूर जा रहे हैं तो गैलेक्सी के अंदर ढेर सारे तारे हैं, इनकी चर्चा आगे हम लोग करेंगे। इसका मतलब दूर जा रहे हैं, यहां से चेक करते हैं रेडशिफ्ट कॉन्सेप्ट से। तो ऑन द बेसिस ऑफ डॉपलर इफेक्ट और डॉपलर शिफ्ट या रेड शिफ्ट कॉन्सेप्ट, इसको ये भी बोलते हैं रेड शिफ्ट कॉन्सेप्ट। एडविन पी हब्बल ने, इनके पहले ये हो चुके थे ना इस दौरान, देखो इनके पहले हो चुके थे क्रिश्चियन डॉपलर, इन्होंने अपना सिद्धांत दिया, यानी कि आकाश गंगा दूर जा रही है, यानी कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तो इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे, इसके सिलेबस पर आ जाएंगे। अब चलिए इसमें क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। हाँ, यहां तो मैंने लिखा ही है। बेसिकली एडविन पी हब्बल की जो मुख्य रूप से 2 क्षेत्र थे। पहला एक्स्ट्रा गैलेक्टिक एस्ट्रोनॉमी, दूसरा ऑब्जर्वेशनल कॉस्मोलॉजी। ठीक है, यानी कि जो अंतरिक्ष विज्ञान है उसका ऑब्जर्वेशन करना। एक्स्ट्रा गैलेक्टिक एस्ट्रोनॉमी जो उसका विस्तार हो रहा है गैलेक्सी का तत्संबंधी। मुख्य रूप से 2 क्षेत्र थे इनके काम करने के, ढेर सारी किताबें लिखा इन्होंने। अब हम देखते हैं कि हमें एस्ट्रोनॉमी में पढ़ना क्या क्या है। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ठीक है, यूनिवर्स कैसे पैदा हुआ, जन्म कैसे हुआ, ओरिजिन, और उससे संबंधित सिद्धांत क्या है, जिसमें स्टेडी स्टेट थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, पल्सेटिंग थ्योरी इत्यादि। ठीक है, अब यूनिवर्स गैलेक्सी से मिलकर बनता है, तो गैलेक्सी क्या है, आकाशगंगा, निहारिका वगैरह इसमें आप पढ़ ही लेंगे। फिर गैलेक्सी तारों से मिलकर बनती है, तो तारे क्या हैं, स्टार, उनके लाइफ साइकिल क्या है, जीवन चक्र, कैसे तारे जन्म होते हैं, कैसे तारे मर जाती हैं। इनमें आप क्वासर देखेंगे, न्यूट्रॉन तारा देखेंगे, पल्सर देखेंगे, ब्लैक होल देखेंगे, ड्वार्फ प्लेनेट देखेंगे, है ना, सॉरी, हाँ ठीक है। अब सुपरनोवा एक्सप्लोजन, नोवा एक्सप्लोजन, एक्सेट्रा। फिर सोलर सिस्टम यानी कि सौर तंत्र, इसमें आ गए हम, तारे के अंदर आ गए सोलर सिस्टम, और कैसे जन्म हुआ हमारे सौर तंत्र का, सौर परिवार का, उसकी थ्योरीज, जिनमें कि एक तारक परिकल्पना है, 2 तारक परिकल्पना है, बहुतारक परिकल्पना है, बिग बैंग थ्योरी भी है। फिर सूर्य के बारे में, उसकी स्ट्रक्चर, ग्रहों के बारे में, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स यानी कि उपग्रह, उसके बाद फिर एस्टेरॉयड्स, क्षुद्र ग्रह, मीटियोराइट्स यानी कि जो उल्कापिंड हैं, कॉमेट्स, धूमकेतु, एक्लिप्सेस यानी ग्रहण, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, इसे आप बोलते हैं ग्रहण। इसके अलावा ग्लोब, ग्लोब पढ़ेंगे आप, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर, अक्षांश, अक्षांश देशांतर, अक्षांश देशांतर। फिर टाइम जोन, ठीक है, समय के अलग अलग परिक्षेत्र हैं विश्व में। तो ये आपको मुख्य रूप से मैंने बताया कि एस्ट्रोनॉमी में एक तो संक्षिप्त इतिहास बता दिया, और इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है इसको बता दिया। ठीक है, यहां पर हम लेते हैं विराम। हमारा प्रयास कैसे लगा आप अवश्य बताइएगा। टेक केयर, नमस्कार।